हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली जो है रेलवे का प्रीवियस ईयर प्रश्न को करते हैं, उसी के क्रम में आज हम लोगों का सेट नंबर 8 है। ठीक, तो इस सेट को करने से पहले अगर आप चैनल को पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देख प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, आज जो है प्रश्न हम लोग जो है ग्रुप डी जो है हुआ था, ये RRB द्वारा जो आपको कराया गया था एग्ज़ाम, किस चीज़ का, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, यानी कि RRC के द्वारा। ठीक है, ये कब कंडक्ट कराया गया था, तो ये आपको 22 तारीख 8वां महीना 2022 को कंडक्ट किया, जो कि आपको ये सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है कि DC मोटर क्या कह रहा है आपको, तो DC मोटर जो है आपको DC मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य, यानी कि DC मोटर के संबंधित जो 3 कथन आपको दिया हुआ है, ये तीनों कथन में कौन सा कथन सत्य है। ठीक ना, देखिए पहला कथन कहता है कि विभक्त वलय यानी कि स्प्लिट रिंग का कार्य जो है धारा को प्रवाह को उलटना है। सही बात है, क्योंकि देखिए कोई मोटर है, ठीक है, मोटर है यानी कि अगर कोई AC मोटर है, जैसे कोई आपको AC मोटर है, ठीक, कोई AC मोटर है तो उसमें जो है ना आपको स्लिप रिंग लगा रहता है। ठीक ना, यानी कि स्लिप रिंग। ठीक, स्लिप रिंग देखिए कैसा होता है, तो स्लिप रिंग होता है ये तो पूरा जो है ना आपको गोल रहता है। ठीक ना, स्लिप रिंग। और देखिए जो मोटर जो है आपको DC करंट देता है, जो आपको DC करंट देता है, तो वो क्या रहता है उसमें आपको स्प्लिट रिंग लगा रहता है। ठीक ना, कौन सा, तो स्प्लिट रिंग। ठीक, तो स्प्लिट रिंग जो होता है ये गोल होता है, लेकिन जो है ये आपको बीच से जो है थोड़ा सा कटा होता है, जैसे ऐसे है, ऐसे ये कटा हुआ है। ठीक ना, तो इसे स्प्लिट रिंग कहते हैं। यहाँ आपको DC मोटर, तो DC मोटर में तो स्लिप रिंग रहता ही है, और ये कार्य जो है धारा को प्रवाह को उलटता भी है। ठीक, तो 1 नंबर जो है आपको सही है। ठीक, देखिए 1 नंबर क्या है आपको, ये सही है। अब 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है आपको कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संरेखित कुंडली के भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के जो संरक्षित है इस पर अधिकतम बल लगता है। नहीं, ये गलत है, ये क्या है आपको गलत कथन है। 3 नंबर में कहा है आपको कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता है। ये कथन सही है, क्योंकि देखिए प्रत्येक जो आधे घूर्णन होता है उसके बाद क्या होता है आपको धारा को उलटने की वजह से उसमें कुंडली में निरंतर घूर्णन होते रहता है। यानी क्या हुआ कि आपको 1 और 3 सही है, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए आपको ये आपको ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर D जो है आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया का उदाहरण, यानी कि किस चीज़ का उदाहरण ये जो अभिक्रिया है। देखिए अभिक्रिया क्या आपको दिया हुआ है, तो ये देखिए आपको अभिक्रिया दिया हुआ है Mg इंटू OH का होल ट्वाइस। ठीक ना, Mg इंटू OH का क्या दिया हुआ है आपको, होल ट्वाइस। ठीक है, ये जो है आपको HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, 2HCl। तो ये आप किस चीज़ का निर्माण कर रहा है, तो देखिए ये जो है आपको ये आपको MgCl2 प्लस 2H2O का ये आपको निर्माण कर रहा है। ठीक नहीं, देखिए यहाँ जो आपको MgOH का होल ट्वाइस है, ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है। ये क्या है आपको, क्षार है। ठीक नहीं, ये क्षार है। और HCl क्या है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि अम्ल है। ठीक है, अब देखिए जब अम्ल जो है आपको क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो ये आपको लवण और जल बनाता है, यानी MgCl2 क्या है, तो ये आपको लवण है। ये क्या है, लवण है। और H2O क्या है, H2O तो जल है ही। ठीक ना, यानी क्या हुआ कि ये अभिक्रिया क्या कहता है आपको कि जब कोई भी जो है क्षार आपको एसिड से अभिक्रिया करता है तो ये आपको लवण और जल बनाता है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ जो आपको है यही अभिक्रिया हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सही ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्लाइडेन और स्वॉन द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है। देखिए स्लाइडेन और स्वॉन जो है ये जो है आपको कोशिका सिद्धांत दिए थे। ठीक है ना, तो इन्होंने जो है आपको 1893 ईस्वी में दिए थे। ठीक है ना, कब दिए थे, तो 1800 जो है आपको 93 ईस्वी, इसी में जो है आपको स्लाइडेन और स्वॉन ने आपको एक कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, तो इस ये जो है आपको किस किस पर लागू नहीं होता है, तो ये देखिए आपको ये कोशिका सिद्धांत जो है इसका कुछ अब बाद है, यानी कि किस किस पर ये लागू नहीं होता है। ये देखिए पहला आपको है ये विषाणु, पहला क्या है आपको, पहला है आपको ये विषाणु पर ये लागू नहीं होता है। और दूसरा देखिए आपको क्या है, तो ये आपको वायरॉइड पर भी लागू नहीं होता है। ठीक है, किस पर, तो वायरॉइड पर भी ये जो है आपको
लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपको प्रियोन पर भी लागू नहीं होता है। किस पर? तो तीसरा नंबर आपको ये प्रियोन, ठीक है ना, प्रियोन, ये जो है आपको प्रियोन पर भी ये लागू नहीं होता है। उसके बाद देखिए आरबीसी पर भी ये लागू नहीं होता है, जो कोशिका सिद्धांत है, ठीक है ना। यहाँ क्या कहे स्लाइडेन किस सिद्धांत पर लागू नहीं होता है? तो ये लागू जो है आपको विषाणु पर नहीं होता है, जो किस ऑप्शन में दिया है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जो है हम लोग किसका किसका उपयोग कर निर्धारित करेंगे? एम दिया हमको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं होती है क्या? तो बी नंबर में दिया आपके बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इससे भी नहीं होगा। सी में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और डी में दिया दाएं हाथ का अंगूठा। देखिए मैक्सवेल का जो होता है आपको दाएं हाथ का अंगूठा नियम, ये क्या कहता है? यदि हम जो है आपको दाएं हाथ में क्या करते हैं, कोई एक चालक कर, ये आपको दायां हाथ है, इसमें क्या है, ये आपको एक चालक कंडक्टर है, ठीक ना। इसको जब ले लिया जाता है, इसका पकड़ेंगे कि अंगूठा जो है ना धारा की दिशा को, ये जो है आपको अंगूठा, ये आपको क्या कर रहा है, आपको करंट को बता रहा है। किसको बता रहा है? करंट को बता रहा है। और जो ये चारों उंगली है, ये जो चारों उंगली है, ये आपको किसको बता रहा है? तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किससे निकला है? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए प्रतिरोध जो होता है कोई भी चालक है, ठीक है ना, उसका प्रतिरोध आर होता है। तो आर जो है ये आपको किसके बराबर होता है? तो रो एल बाय ए के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको आर जो है किसके समानुपाती हो गया? तो आर जो है आपको एल के समानुपाती हो गया। और व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गया? आर। तो आर जो है आपको ये ए का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यहाँ जो एक देखिए एल क्या है? तो ये देखिए कोई तार है, ठीक है, ये तार है, ये इसका जो है ये क्या है आपको तार है, ठीक है। मतलब ये जितना लंबाई का होगा ये इसका एल हो जाएगा। एल क्या हो गया? इसका लंबाई हो गया, ठीक ना। और ये जो गोल वाला जो है ये आपको क्या हो गया? ये जो है आपको गोल वाला, ये आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या है? ये आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक ना। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक ना। यहाँ देखिए हमको क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती। देखिए ये समानुपाती किसका है? तो ये लंबाई का है, ठीक ना। यानी कि चालक में का जो है ना आपको लंबाई का होगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्र में प्रदर्शित किए अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा, ठीक है। देखिए ये आपको कौन सा दर्पण है? तो ये आपको उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण का क्या होता है कि ये परावर्तक सतह उभरा होता है, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसी पर जो आप ये देखिए फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, ठीक। अब देखिए क्या कराएगा चित्र में प्रदर्शन, क्या इसमें ए बी जो एक किरण है ये आपको इस पर क्या होता है? आपको आपतित हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ चित्र में देखिए ये आपतित हो रहा है, ठीक है ना। और देखिए वक्रता केंद्र से गुजरेगा, तो वक्रता केंद्र से कोई भी किरण गुजरता है अवतल दर्पण या अवतल दर्पण पर, जब कोई प्रकाश की किरण जो है ना वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन जो है ना उसी दिशा में हो जाता है, ठीक है। ये जो है आपको ए बी यहीं पर आया और इसी दिशा में ये आपको लौट भी गया, ठीक ना। तो लौट गया तो इसके बीच तो कोई कोण बना ही नहीं, यानी कि 0 डिग्री बना, जो कि किस ऑप्शन में जाए? तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़ा गया है तो इस संयोजन में फोकस दूरी क्या होगी? देखिए एक आपको क्या है 5 डायोप्टर वाला उत्तल लेंस है, ठीक है। देखिए आपको एक उत्तल लेंस हम बनाते हैं, ठीक है। एक क्या है आपको? ये है आपको उत्तल लेंस, ठीक। कितना है? तो इसका जो है आपको पावर क्या है, यानी कि पावर को हम इसका P1 मान लेते हैं। ये क्या है आपको P1 इसका? तो आपको 5 डायोप्टर है, ठीक ना। कितना है? तो ये 5 डायोप्टर, ठीक ना। ये उत्तल लेंस का है। और एक जो है आपको -3 डायोप्टर वाला क्षमता वाला एक अवतल लेंस है, ठीक है। देखिए अवतल लेंस है ये, इसके साथ जो है ये आपको जुड़ गया, ठीक। ये देखिए अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस हो गया, ठीक ना। और इसका जो क्षमता है यानी इसको हम P2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P2। ये जो है आपको कितना दिया हुआ है आपको? तो -3 डायोप्टर आपको दिया हुआ है, ठीक ना। -3 डायोप्टर दिया हुआ है, अवतल के साथ जोड़ कर रखा गया। तो इस संयोजन में फोकस दूरी कितनी होगी? अब देखिए दोनों को जब हम संयोग करेंगे तो दोनों का जो समतुल्य होगा पावर यानी कि P, यानी कि P जो है आपको टोटल कह सकते हैं। P टोटल इसको तो क्या हो जाएगा? तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए P1 कितना दिया हुआ है आपको? 5 डायोप्टर प्लस P2 कितना दिया हुआ है? तो -3, यानी कि -3 डायोप्टर ये आपको
दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपको, तो यह जाएगा आपको 2 डायोप्टर, यानी प्लस में आएगा 2 डायोप्टर, ठीक। तो 2 डायोप्टर जो प्लस में आएगा तो इसका आप देखिए इस जो ये समतुल्य जो बना है ये फोटो, इसका आपको यानी कि आपको इसका फोकस दूरी पूछा है, ठीक है ना। देखिए फोकस दूरी और जो होता है आपको ये क्षमता यानी कि पावर, इसके भी संबंध क्या होता है। देखिए P बराबर होता है, यानी कि एक दूसरे की ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। P बराबर 1/f होता है, ठीक ना। यहाँ हमको f निकालना है, तो f बराबर क्या हो जाएगा आपको 1/p हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 1 अब बटा p का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 डायोप्टर। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सेंटीमीटर में सारा है, तो यानी क्या होगा, इसको भी सेंटीमीटर में बदलना होगा, ये आपको मीटर में निकला है, ठीक ना। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे तो ये 2 कट जाएगा कितना बेर में, तो 50 बार में। तो ये कितना हो जाएगा आपको 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 50 सेंटीमीटर किस स्कूल में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों के लक्षणों को वंशागति का अध्ययन शुरू किया था, लेकिन मेंडल जो है वंशागति के नियम देने में सफल रहा, यानी कि मेंडल क्या रहा आपको वंशागति नियम देने में सफल रहा। और मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है, यानी कि कुछ तर्क दिया हुआ इसमें जो एक है सही है, यानी कि एक के अलावा अन्य सब सही, कि एक जो है आपको गलत है और सब क्या है सही है, हमको गलत कथन को आपको चुनना है, ठीक है। देखिए एक नंबर में कहा है कि उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले गुणों को गिनती रखी थी, ठीक है, क्योंकि देखिए प्रत्येक जितना भी पीढ़ी था इसमें विशेष लक्षण को भी गुण रखा था, तो ये सही है। बी में कहा है कि उन्होंने एक समय के में एक लक्षण के वंशगति अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जीव के संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया था, ठीक है। क्योंकि देखिए जो है आपको एक समय में जो है आपको एक ही वंशगति को लक्षण किया, ठीक है, लेकिन उससे पहले जितना भी वैज्ञानिक आया था तो ये आपको संपूर्ण रूप इसका रखा था, ठीक ना। तो ये भी तो सही है, मेंडल का ये कथन सही है। सिम का है कि उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया था, सही बात है। मेंडल जो है ये अपना विज्ञान का भी गुण और गणित का भी गुण को मिश्रित किए थे, यानी कि सी भी सही है, यानी कि बचा को नहीं डी, तो यही गलत होगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। उन्होंने जो आपको छोटे आकार के नमूने के आधार पर काम किया था, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य क्या है, ठीक है। देखिए प्रोपीन यौगिक जो है आपको प्रोपीन किस ग्रुप का है, तो ये इसके देखिए आपको प्रोपीन जो है आपको ये आपको एल्कीन ग्रुप का है, किसका है, तो ये आपको एल्कीन ग्रुप का है, ठीक है ना, एल्कीन ग्रुप का है, ठीक। देखिए एल्कीन का जो है आपको सामान्य फार्मूला होता है आपको CnH2n होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको प्रोपीन को हम देखते हैं, तो प्रोपीन देखिए जब हम n का मान जो है आपको 1 रखते हैं, ठीक है ना। देखिए जब हम n का मान क्या रखते हैं 1 रखते हैं तो क्या निकलेगा, देखिए C1H 2 × 1 × 2 हो जाएगा C1H2, जो कि ये आप जो आपको ये संभव ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ जो है आपको संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम देखिए n का मान को 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा आपको, तो C2H4 आ जाएगा, ठीक है। इनकी C2H4 जो है ये आपको क्या है, ये आपको एथीन है, क्या है ये, तो C2H4 क्या है, तो ये एथीन है। अब देखिए जब हम n का मान 3 रखते हैं ये क्या मिल जाएगा, तो C3H6 मिल जाएगा, ठीक है। C3H6 क्या है, तो ये प्रोपीन है, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपको प्रोपीन है, ठीक है, ये प्रोपीन है। यह प्रोपीन के बारे में बोला है कि प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा, इसके जो अगला चौथा कौन होगा, इसमें 4 अगर अगला चौथा कौन होगा, देखिए इसमें 4 जो रहेंगे तो कितना, यानी कि n का मान 7 रखेंगे तब आएगा अगला चीज़, ठीक है ना। यानी कि n का मान जब हम 7 रखें देखिए क्या आता है, तो C7H7 दूनी 14 आ जाएगा, यानी कि C7H14 है, जिसे क्या कहते हैं हेप्टीन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हेप्टीन कहते हैं, ठीक है। तो यही आएगा, ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है C7 और H14, तो C7 और H14 ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचरण को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित कर दें, यानी कि पादप कोशिका में जो होता है मौजूद कौन चीज़ का मात्रा रहता है जो कि संचरण को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं को संरचना को परिवर्तित करता है, तो ये जो है आपको जल है, ठीक नहीं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन कि C4+ आयन बनाने में असमर्थ होते हैं क्यों। देखिए कार्बन, सबसे पहले देखिए कार्बन जो है ये कितना होता है, तो कार्बन का 6 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो क्या आएगा 2
और 4 आएगा, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। यही जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है जब हमको C+ आयन बनाएंगे कि एक जो ये है आपको कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसको जो है ना आपको 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसको जो है ना आपको बाहर निकालना जो है ना आपको बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। इसको जो आपको बाहर निकालना बहुत ही कठिन होता है, इसी कारण से जो है ये नहीं होता। अगर निकालना भी होता है तो इसमें जो आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो अधिक ऊर्जा की जब आवश्यकता होगी तो इसी कारण से ये जो है ना अधिक असमर्थ नहीं होता है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए क्योंकि जो सी नंबर में दिया आपको, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या अगर -20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी, यानी एक गोलीय दर्पण है, ठीक ना, उसका वक्ता त्रिज्या जो है आपको सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो -20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। यानी कि माइनस में आपको वक्ता की त्रिज्या है, यानी क्या होगा, तो ये आपको अवतल दर्पण होगा, ठीक ना। कौन सा दर्पण होगा ये, तो ये आपको अवतल दर्पण होगा, ठीक ना। देखिए अवतल दर्पण है, ये क्या है आपको मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये आपको पी पॉइंट है, नहीं कि ध्रुव है ये। अब देखिए ये जो है आपको ये जिस गोला का भाव होगा ये उसका वक्ता की त्रिज्या आ जाएगा, और ये क्या हो गया आपको फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। ये जो वक्ता त्रिज्या होती है इसको जो है ना आपको आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और जो फोकस होती है इसे एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए वक्ता त्रिज्या और फोकस के बीच क्या संबंध होता है, देखिए ये आर जो होता है नहीं वक्ता त्रिज्या होता है, ये आपको फोकस का जो है ना ये आपको दुगुना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फोकस का दुगुना होता है। तो यहाँ हमको क्या वक्ता त्रिज्या दे दिया है -20 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, यानी वो फोकस निकालना है तो एफ का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। और यहाँ r का मान कितना दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, अब बटा 2 कितना हो जाएगा आपको कटेगा, तो ये हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यानी माइनस में आ जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन का है कि गर्म करने पर कॉपर यानी तांबा पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग का परत चढ़ता है। देखिए कॉपर है, ठीक ना, कॉपर को जो हम गर्म करेंगे तो इस पर कॉपर ऑक्साइड का परत चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे कॉपर है, ठीक, ये क्या है कॉपर है, तो इसको हम गर्म करेंगे तो किसके उपस्थिति में गर्म होगा, वायु की यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म होगा, ठीक है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये देखिए क्या बनाता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये देखिए आप क्या बना लेगा, तो आपको 2Cu यानी कि कॉपर का ये ऑक्साइड बना लेगा, ठीक नहीं। ये जो आपको कॉपर का ऑक्साइड बना है ये क्या होता है आपको, ये काला रंग का होता है, ठीक नहीं। कैसा होता है, ये आपको काला रंग का ऑक्साइड होता है, ठीक नहीं। कैसा होता है, तो काला रंग का होता है। यहाँ आपको 1 नंबर में कथन में कहा है कि गर्म करने पर जो है कॉपर यानी तांबा पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड का काले रंग का परत चढ़ जाती है। सही बात है, कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, काले रंग का परत चढ़ जाती है, यानी कि कथन 1 जो है आपको 1 नंबर कथन ये क्या है आपको सही है, ठीक। अब देखिए बी नंबर में कथन का है कि यदि इसे गर्म किए गए पदार्थ यानी CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाती है। सही बात है। देखिए जब देखिए हम देखिए इसको देख लेते हैं, देखिए आपको कॉपर ऑक्साइड है जो ये जो काला रंग हो गया है ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। जब इसको आप कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित इस पर हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब हम इसको हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं देखिए कॉपर अलग हो जाता है, उसके बाद जो है इसमें H2O निकलता है, ठीक है। ये जो कॉपर होता है ये आपको भूरा रंग का होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, ये आपको भूरा रंग का होता है, ठीक ना। और ये जल निकल गया और ये कैसा था, तो ये आपको काला था, ठीक है। यानी कि काला से ये आपको भूरा हो गया है, ठीक नहीं है। क्या यदि गर्म करने पदार्थ CuO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी जाती है, ठीक है। सतह पर जो यहाँ पर काली परत था तो यहाँ क्या आ गया भूरा हो गया, तो ये सही है। यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ठीक नहीं। यानी कि कथन 2 भी जो है ना आपको सही है, ठीक ना। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि दोनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन आपको कहा है कि तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार इसका सही क्रम क्या होगा। देखिए सही क्रम क्या होगा, देखिए फ्लोरीन जो है आपको फ्लोरीन इसके बाह्यतम को, ये फ्लोरीन किस तत्व का है, तो हेलोजन वर्ग का है। हेलोजन वर्ग में क्या होता है आपको फ्लोरीन, देखिए यहाँ हेलोजन वर्ग, देखिए जैसे एक पीरियोडिक टेबल यहाँ देखिए आप नीचे दिया हुआ है, ये देखिए आपको फ्लोरीन है उस साइड, उसके बाद देखिए आपको यहाँ ऑक्सीजन वाला जो ये वर्ग है ये आपको ऑक्सीजन वाला वर्ग है, उसके बाद देखिए आपको नाइट्रोजन वाला है, और ये देखिए कार्बन वाला है। अब देखिए लिथियम कहाँ है, तो लिथियम देखिए आपको इस वर्ग में है, ठीक ना,
इस वर्ग में आपको पहला वर्ग में आपको लिथियम है, ठीक है। यानी कि 17वां वर्ग में आपको फ्लोरीन हो गया, 16वां वर्ग में ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन हो गया। अब देखिए आवर्त में जब क्या होता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इसी आवर्त में हम जो है ना बाएं से दाएं जाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है आपको बढ़ती है, ठीक है। इसमें क्या था, जब हम आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इसमें आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इसमें संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या आता है आपको बढ़ता है, ठीक है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ता है। यानी कि देखिए फ्लोरीन जो है आपको सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे अधिक जो है आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में होगा, तो फ्लोरीन में होगा। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन में होगा, उससे कम आपको नाइट्रोजन में, उससे कम कार्बन में और सबसे कम किस में होगा, लिथियम में, क्योंकि ये पहला वर्ग का तत्व है, ठीक है। ये देखिए आपको सबसे अधिक फ्लोरीन में, देखिए इसका कैसा क्रम बनेगा, तो फ्लोरीन होगा। उसके बाद देखिए आपको ऑक्सीजन बनेगा, उसके बाद देखिए कार्बन बनेगा और उसके बाद देखिए लिथियम बनेगा, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है ना। पहला दिया हुआ आपको कि ताप दीप्ति लैंप, ये ताप दीप्ति लैंप जो है ये तापीय प्रभाव पर ही आधारित, ठीक है। इलेक्ट्रिक गीजर, गीजर जो होता है ये भी तापीय प्रभाव, लेकिन ये विद्युत जनरेटर जो है ये आपको किस पर आधारित है, जनरेटर जो है आपको ये विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित, किस पर है आपको, कि आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह आधारित है, ठीक है। प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, कौन सा, तो विद्युत मोटर जो है इस पर आधारित है। यही आपको तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो आपको क्या क्या बोला है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तापीय प्रभाव पर जो आपको 1 और 2 आधारित है, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई खाद्य पदार्थ है, ठीक है, उसको हमको जल्दी से पकाना है तो हम किसका प्रयोग करें। देखिए कोई भी खाद्य पदार्थ उसको हम जल्दी से पकाएंगे, उसमें खाने वाला सोडा जो होता है जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है आपको NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। इसे जो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसे कहते हैं, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इनके NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। इसी को जब हम देते हैं भोजन में तो ये जल्दी भोजन हम लोग का पक जाता है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होगा, ठीक है। देखिए एक प्रिज्म है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है आपको, त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म है, ठीक है, उसके माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण जो है आपको किस किस के बीच बनता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए आपको ये इस पर जो हम कोई भी एक किरण गुजारेंगे तो देखिए किरण को हम गुजारते हैं, ये कौन सा किरण है, तो इसको हम मान लेते हैं PQ, ठीक है। ये आपको P है और ये आपको कौन सा बिंदु है, तो ये Q बिंदु है, ठीक है। PQ किरण है, ये क्या हो रहा है आपको, ये देखिए आपको सघन माध्यम है और ये प्रिज्म क्या है आपको विरल माध्यम है। देखिए इसके बीच कुछ अभिलंब होगा, ठीक है। ये देखिए आपको एक अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है, ये अभिलंब है, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि जब देखिए प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण जो है ये आपको विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर जो है ना आपको मुड़ जाती है, ठीक है। अभिलंब की ओर देखिए मुड़ेगा और मुड़ के ये आपको सीधा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और जब देखिए जब ये कांच जो है आपको ये बाहर निकलेगा यानी कि निर्गत होगा तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर भी तो एक अभिलंब होगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक अभिलंब है, ठीक है। ये क्या आपको अभिलंब है। और जब देखिए इससे बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ठीक है। यानी कि अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण जो है आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये अभिलंब से दूर भागता है। अभिलंब यहाँ है लेकिन इससे क्या हो जाएगा, ये दूर भागेगा, ठीक है, ये ऐसा भागेगा, ठीक। ये कैसा भागेगा, तो ये अभिलंब से ये दूर भागेगा, ठीक है, ये अभिलंब से दूर भागेगा, ठीक। अब देखिए विचलन कोण क्या होता है, देखिए ये देखिए ये PQ पॉइंट जो है ये आपको ऐसे जाना था इसको, ठीक है ना, इसको कैसे जाना था, ऐसे जाना था, ठीक है ना। और इसको भी देखिए ये आपको निर्गत किरण जो है ये आपको ऐसे जाता, ठीक है ना, कैसा जाता है, ये ऐसे जाता, ठीक है। ये जो कोण बना है यही आपको विचलन कोण हुआ है, ठीक। इसी को कहते हैं आपको विचलन कोण, ठीक, विचलन कोण, ठीक है। अब देखिए विचलन कोण जो बना है ये किसके किसके बीच बना है, ये देखिए आपको क्या है, ये आपको है आपतित किरण, ठीक है, क्या है ये
आपतित किरण, और ये क्या है आपको, तो ये आपको अपवर्तित, ठीक है, आप बर्तन के बाद बना है तो ये आपको अपवर्तित किरण है, ठीक ना, अपवर्तित किरण है, ठीक ना। और ये क्या है, तो ये आपको निर्गत किरण है, ठीक, जो बाहर निकला है वो क्या हो जाएगा, निर्गत किरण हो जाएगा, ठीक, निर्गत किरण है। अब देखिए विसरण कोण देखिए किसकी किससे बना, ये आपतित किरण हो गया, और ये क्या होगा निर्गत किरण के, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो आपको बनाया है इसे डी से जोड़ कहता है, तो ये विचलन कोण हो गया, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपतित किरण और निर्गत किरण, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए ए में दिया हुआ है चावल, तो चावल में जो है आपको ये क्या पाया जाता है इसमें अधिक मात्रा में, तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। बी में मक्खन दिया हुआ है, तो मक्खन में आपको वसा पाया जाता है। और इस ऑप्शन के अनुसार देखिए गुड़ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, इस ऑप्शन के अनुसार जो है आपको सी नंबर जो ऑप्शन में दिया हुआ है गुड़, इसी में ही जो है ना आपको सबसे अधिक जो है आपको आयरन की मात्रा पाई जाती है, ठीक, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वत्रिक सूचक के परीक्षण करने के लिए 5 विलयन लिया है, ठीक है ना। 5 विलयन देखिए कौन कौन है, पहला विलयन है ए, दूसरा विलयन है बी, तीसरा विलयन है सी, चौथा विलयन है डी, और पांचवा विलयन है ई, ठीक ना। अब देखिए पहला विलयन जो ए है इसका पीएच मान कितना दे दिया है आपको, 4 दे दिया है। दूसरा विलयन बी है, इसका पीएच मान 1 दिया है, कितना दिया है, तो 1 दिया है। और ये तीसरा विलयन जो सी है इसका पीएच मान आपको 11 दिया हुआ है। और डी जो है विलयन, इसका पीएच मान कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, ठीक। और देखिए ई जो विलयन है इसका पीएच मान 9 दिया हुआ है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि सार्वत्रिक सूचक परीक्षण के लिए 5 विलयन है, ए बी सी डी और ई है, जिसका पीएच मान क्रमशः लिख दी है, ठीक है, प्राप्त किया। और इस विलयनों के लिए H+ आयन की सांद्रता को बढ़ते क्रम में पीएच मान क्या होगा, ठीक है। यानी कि H+ आयन सांद्रता बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें जो है ना आपको अम्लीयता गुण जो है ना आपको बढ़ेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, अम्लीयता गुण बढ़ेगा। तो यानी कि जो जितना जो है ना आपको अम्लीयता गुण में क्या होता है पीएच स्केल पर, कि जिसका पीएच मान जितना कम होता है वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या करा है, बढ़ते हुए H+ आयन की सांद्रता हमको लिखना है, तो बढ़ते हुए लिखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 11 वाला हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले सी हो जाएगा, ठीक ना। उससे अधिक देखिए H+ आयन की सांद्रता किस में होगी, 11 के बाद देखिए 9 है, यानी कि सी के बाद आपको ई में हो जाएगा। और उससे अधिक ई से अधिक किससे हो जाएगा, तो 7 वाला हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। अब देखिए इससे अधिक किस में हो जाएगा, डी से अधिक, तो यानी कि 7 हो गया। अब देखिए 4 वाला हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब देखिए सबसे अधिक किस में हो जाएगा, तो सबसे अधिक जो है आपको बी में हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका पीएच मान जो है आपको 1 है, ठीक है। तो ऐसा क्रम होगा, देखिए ऐसा क्रम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए सी, उसके बाद ई दिया हुआ है, उसके बाद डी दिया हुआ है, उसके बाद ए और उसके बाद बी है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, इसमें से कौन है जिसमें कि दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ये जो मेढक जो है इसमें जो है आपको दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ठीक है। मेढक में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। देखिए मेढक क्या होता है, तो मेढक जो है आपके एक प्रकार का ये कशेरुकी जीव है। कैसा जीव है, ये आपको कशेरुकी जीव होता है, ठीक ना। और इसमें जो है आपको दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय के किस पुष्प में जो आपको प्रतिरोधी यानी कि आपको एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। नहीं, हिमालय में एक पाया जाता है पुष्प जिसमें कौन सा गुण पाया जाता है आपको, तो एंटीसेप्टिक, ठीक ना, एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक गुण जो है इस समय से किस में पाया जाता है, तो देखिए ये जो है आपको ब्रह्म कमल जो होता है, देखिए यही आपको दिया हुआ है फोटो में ब्रह्म कमल, तो यही जो ब्रह्म कमल है इसी में जो है ना आपको एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है, ठीक है। ये ब्रह्म कमल जो होता है ये आपको क्या करता है आपको कि ये घाव को जो है ना आपको छुड़ा देता है, यानी कि ये आपको एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है, ठीक नहीं। खरोच उरोच लग गया तो उसमें ये मदद होता है, ठीक नहीं। पौराणिक कथा में देखिए क्या कहा है कि पौराणिक कथा में कहा गया है कि ब्रह्म कमल जो है ना आपको वह पुष्प है जिस पर जो है ना भगवान शिव जो है ना क्या किए थे, तो भगवान शिव, ये भगवान शिव जो है इस पर जो है ना आपको जल छिड़क करके भगवान गणेश को जीवित किया। जब गणेश जी जो उसका मुंडी को काट लिया गया था तो उस टाइम जो है ना आपके ब्रह्म कमल पर ही जो जल छिड़क करके शंकर जी जो है उनको जीवित किए थे गणेश जी को, ठीक है। तो उसी
टाइम से मान्यता है, ठीक है। अब देखिए यह देखिए किस किस चीज़ में उपयोगी है आपको ब्रह्म कमल, तो आपको उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ब्रह्म कमल सबसे पहले देखिए आपको मधुमेह में भी उपयोगी, यानी डायबिटीज़ जो हो जाएगा आपको, तो मधुमेह ये उसमें भी उपयोगी है। उसके बाद देखिए किस किस में उपयोगी है, देखिए लीवर का सूजन हो गया, यानी कि लीवर में भी ये उपयोगी है। उसके बाद देखिए रक्त विकार हो गया, यानी कि ब्लड से संबंधित कोई भी बीमारी हो गया उसमें भी ये यूज़फुल है। उसके बाद देखिए पीलिया हो गया, यानी कि जिसको जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया, ये उसमें भी उपयोगी है, ठीक। तो इसका उत्तर ब्रह्म कमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, ठीक ना। यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले समझते हैं किसे कहते हैं। जब कोई भी किसी भी तत्व है उसका जब निकालते हैं संयोजकता, तो उसका जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक नहीं। इसमें का अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन दर्शाएगा, देखिए एन जो है आपको नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक ना। नाइट्रोजन कितना होता है आपको, परमाणु क्रमांक 7 होता है, ठीक। जब इसका संयोजकता लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 5 हो जाएगा। इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अधिकतम हमसे पूछा, सबको देख लेते हैं। अब देखिए अल्युमिनियम कितना होता है, तो 13 होता है, ठीक ना। अल्युमिनियम कितना होता है, तो 13 होता है, ठीक ना। जब इसका हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 2 यानी 8 2 10 और 1 3, इनके बाह्यतम कोश में इसका 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए एल्यूमिनियम के बाद आपको देखिए फ्लोरीन है, ठीक ना। एफ क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का क्या होता है आपको, तो फ्लोरीन आपको 9 होता है, ठीक, 9 होता है। तो इसका देखिए 2 और 8 हो गया, ठीक ना। फ्लोरीन कितना हो गया, 2 8 8 2 9 हो गया ना। फ्लोरीन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखिए फ्लोरीन कितना होता है, तो 9 होता है, ठीक। फ्लोरीन जब 9 होता है, इसको देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 7 और जोड़ेंगे 7, ये बाह्यतम कोश में इसका 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका देखिए आपको 1 ही हो जाएगा। यानी कि बाह्यतम कोश में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन किसका है, देखिए 7 ही है, जो कि फ्लोरीन में है। और समय देखिए 5 है, इसमें 3 है और इसमें 7 है, सबसे अधिक इसमें तो फ्लोरीन में ही है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है, तो चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए, ठीक ना। रमेश नाम का एक आदमी है जो कि बल्ब का फिलामेंट बनाएगा, उसके लिए जो है ना आपको उसका एक पदार्थ चयन करना है फिलामेंट के लिए, तो उसका क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक ना। देखिए फिलामेंट बनने के लिए उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, सारा को हम देख लेते हैं, ठीक। देखिए पहला गुण उसमें क्या होना चाहिए कि देखिए वो जो है आपको उच्च गलनांक बिंदु, उसका धातु का क्या होना चाहिए आपको, तो उच्च गलनांक बिंदु होना चाहिए, ठीक ना। उच्च गलनांक बिंदु होना चाहिए धातु का, ठीक। धातु का उच्च गलनांक बिंदु। दूसरा पॉइंट है कि उस धातु का जो है आपको निम्न वाष्प दाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो निम्न वाष्प दाब, ठीक है, निम्न वाष्प दाब भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि उस धातु का जो है ना ये आपको अक्रिय गैस से जो है ये ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या होगा, ये आपको अक्रिय गैस जो है इससे जो है ना आपकी पूर्णतः ऑक्सीकरण मुक्त हो, ठीक ना। यानी कि इससे जो है ना आपको ऑक्सीडेशन नहीं हो, ठीक, ऑक्सीडेशन मुक्त हो। अब देखिए चौथा गुण इसका क्या होता है कि इसका प्रतिरोध जो है ना आपको उच्च होना चाहिए, ठीक ना। इसका उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए, ठीक ना, उच्च प्रतिरोधकता, ठीक। उसके बाद इसका गुण क्या होना चाहिए कि इसमें जो है ना आपको निम्न उसमें प्रसार गुणांक होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, तो निम्न उष्मीय प्रसार गुणांक, ठीक है ना, उष्मीय प्रसार गुणांक होना चाहिए, ठीक है। उसका निम्न जो है ना आपको उसमें प्रसार गुण, ये सब गुण होगा तो यही फिलामेंट में कम आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपको कौन कौन सा गुण दिया हुआ है, तो निम्न गलनांक तो नहीं होगा, यह इसका उच्च गलनांक होना चाहिए, ये तो कथन गलत है। बीम का एक उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता, ठीक है, उच्च तापमान होना चाहिए तो उसमें चमकना भी होना चाहिए, सही है। इसका प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए, तो ये देखिए प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए, तो ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, 2 और 3, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही उत्तर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लोएम पौधे के संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। देखिए पौधे में जो होता है एक होता है आपको जाइलम, एक संवहन ऊतक क्या होता है, जाइलम, ठीक ना, और एक होता है फ्लोएम, ठीक। एक जाइलम हो गया, एक फ्लोएम हो गया। देखिए जाइलम का कार्य क्या है, ये जो है ना आपको भूमि से जो है ना आपको जल हो गया और खनिज लवण को ये ले जाता है, ठीक है, जल और खनिज लवण को ले जाता है। और फ्लोएम क्या होता है, जो ये आपको पत्ती द्वारा जो तैयार होता है, यानी कि पत्ती द्वारा जो
पोषक तत्व यानी कि भोजन जो तैयार होता है उसको जो है पौधे के सभी अंग में पहुंचाना इसका कार्य है फ्लोएम का, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि फ्लोएम पौधे के संबंधित होकर क्या करता है, तो ये आपको पोषक तत्व को जो पौधा जो बनाया है भोजन उसको ये पहुंचाता है। तो ये आप किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किया जाए, कि पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग हमको तैयार करना है, ठीक है। कि पर्यावरण को ये प्रदूषित नहीं करेगा तो वही पर्यावरण का अनुकूल हो जाएगा, ठीक ना। तो उस किसका उपयोग करेंगे तो ऐसा हमको तैयार होगा। ये देखिए आपको कागज़ का उपयोग करेंगे तो ये ऐसा तैयार होगा, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कागज़, ठीक ना। ये देखिए कागज़ जो है ये आपको जल्दी अपघटित हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें तथा चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। तथा जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर जाकर का पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।